गवर्नमेंट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी टीजीटी परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। PYQ सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज हम लोग जो है वर्ष 2009 में आए हुए प्रश्नों पर अंतिम क्लास करेंगे। प्रश्नों को प्रारंभ करने से पहले, परिचर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों का एक सुझाव है, अपना रिवीजन तेज कर दीजिए। प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए। उसके बाद आप जो है PYQ सॉल्यूशन का अभ्यास करिए और नए प्रश्नों को भी देखिए। और यह भी देखिए कि आपके जो प्रश्न बने हुए हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द आसपास में प्रश्न आ रहे हैं, तो उनके आसपास जितने भी प्रश्न क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हों, उनको अवश्य देख लीजिए। क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है कि TGT या PGT जो भी परीक्षा आपकी है उसको जो है क्लियर करना है। क्लियर करके एक सफल अध्यापक बनना है, राष्ट्र का निर्माण करना है। तो चलिए हम लोग जो है विलंब ना करके तत्काल जो है आज के प्रश्न पर चलते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न और वर्ष 2009 का प्रश्न नंबर है 41। निम्नांकित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से जाना, किस नाम से पुकारा गया है? विकल्प 1 वीरेंद्र, 2 पुरंदर, 3 पशुपति, 4 मारुत। इसके लिए ऋग्वेद में जो धार्मिक स्थिति है उसको समझेंगे। तो ऋग्वेद में जो है इंद्र को सबसे प्रतापी वह सर्वोच्च देवता माना जाता है। समझ रहे हैं? सबसे प्रतापी व सर्वोच्च देवता ऋग्वेद में कौन है? इंद्र हैं। इनके लिए ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। ये मुख्य रूप से क्या है? युद्ध के देवता हैं। युद्ध के देवता हैं। इन्होंने क्या किया? अनार्यों के, किसके? अनार्यों के दुर्गों का विनाश किया। अनार्यों के दुर्गों का विनाश किया। अनार्यों के दुर्गों का विनाश करने के कारण ही इनको क्या कहते हैं? पुरंदर कहते हैं। और देखिए विकल्प 2 में पुरंदर है, इसलिए इंद्र को क्या कहते हैं? पुरंदर कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई उपाधियां इंद्र की हैं। आइए देख लेते हैं। इंद्र ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक 250 सूक्त इंद्र को ही समर्पित है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इंद्र को विश्व का स्वामी क्या कहा जाता है? इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ये प्रधानतः युद्ध के देवता थे। इन्हें बादलों का देवता भी कहा गया है, जो वर्षा करते थे। यह आर्य कबीले का नेतृत्व भी करते थे। अनार्यों को परास्त करने वाला इंद्र को ही बताया गया है। इंद्र ने ही अनार्यों को परास्त किया था, इसीलिए इंद्र को पुरंदर अर्थात दुर्गों का संहारक बताया गया है। क्योंकि अनार्यों के दुर्ग थे, किले थे, उसमें रहते थे, उनका विनाश करके इंद्र ने उनका संहार किया था। इन्हें मधवा माने दानी, वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभिद बादलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी, स्तंभियान सर्वोच्च खंभों का स्वामी आदि उपाधियां भी प्रदान की गई हैं। इस तरह से पुरंदर इंद्र को हम लोगों ने समझ लिया। इसी आधार पर जब हम हड़प्पा सभ्यता का पतन देखते हैं तो व्हीलर का एक कथन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इंद्र दोषी है। समझ रहे हैं? इन्हीं पुरंदर होने के कारण वह बात कही गई है। अगला प्रश्न है 42 है, निम्नांकित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? नंबर 1 है अशोक, विकल्प नंबर 2 हर्षवर्धन, विकल्प नंबर 3 है कनिष्क,
विकल्प नंबर 4 क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये पूछ रहे हैं जैन धर्म किसने अपना लिया था, जैन सन्यासी कौन हो गया था? तो आप समझिए, एक मौर्य साम्राज्य थे, मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या किया? एक थे जैन भिक्षु, जैन भिक्षु, जैन भिक्षु का नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु का चंद्रगुप्त मौर्य ने शिष्यत्व स्वीकार किया, शिष्यत्व स्वीकार करके जैन धर्म अपना लिया। तो इसमें देखिए जैन सन्यासी हो गया, तो जैन सन्यासी कौन हो गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। विकल्प 4 इसमें सही है। आगे समझिए, जब सन्यासी हो गए, सन्यासी होने के बाद दोनों लोग, कौन? भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य चले गए श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला, ये कहाँ पर है श्रवण बेलगोला? ये है मैसूर में। मैसूर में वहाँ पर निवास करने लगे, सन्यास का जीवन बिताने लगे। यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन उपवास पद्धति होती है, जैन उपवास पद्धति होती है जिसका नाम है सल्लेखना। सल्लेखना, इस विधि से अपने प्राण त्याग दिए। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य जाने से पहले जो है अपने पुत्र बिंदुसार को ना राजगद्दी दिए, सिंहासन दिए, उसके बाद गए हैं और संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राण को त्याग दिया है। इस प्रश्न के बारे में आप और जानना चाहेंगे तो आपको जाना होगा गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपी टीजीटी वर्ष 2003 के दूसरी क्लास के प्रश्न संख्या 35 में विस्तार से वर्णित किया गया है, उसको जाकर के देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का प्राचीनतम नाम क्या है? उड़ीसा का प्राचीनतम नाम था कलिंग, उत्कल ना। जब हम लोग जो है अपना राष्ट्रगान गाते हैं उसमें ये जगह लाइन है ना, एक पंक्ति है उत्कल बंगा, है कि नहीं? उत्कल माने उड़ीसा के लिए, बंगा माने बंगाल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें विकल्प 2 में देखिए क्या है? उत्कल विकल्प में है ना, पहला उड़ीसा है, दूसरा उत्कल है, तीसरा पुरी है, चौथा कटक है, इसलिए विकल्प इसमें 2 सही है। उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग तथा उत्कल था। उड़ीसा को ओड्रा देश, हीराखंड, महाकांतार, जगन्नाथ की भूमि आदि नामों से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? अल-उमरी, अल-बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, ये 4 विकल्प हैं। इसमें देखिए आपका जो विकल्प सही होगा ये है नंबर 4 अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहाँ का निवासी था? ये एक बार प्रश्न पूछा है, कहाँ का मूल निवासी था? ये समरकंद का था, फारस में, फारस का निवासी था, समझ रहे हैं। और फारस के जो सुल्तान थे, सुल्तान क्या नाम था? शाहरुख। इनके प्रतिनिधि के रूप में, इनके प्रतिनिधि के रूप में ये आया था कालीकट के शासक जमोरिन के दरबार में। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि फारस के शासक शाहरुख का प्रतिनिधि कौन सा यात्री था, समझ रहे हैं? तो यही अब्दुल रज्जाक था। तो ये आया कहां पर आया? पहले जमोरिन के दरबार में आया, कालीकट में आया। उसके बाद जो है 1443
1443 में ये गया विजयनगर। उस समय देवराय द्वितीय शासक थे। देवराय द्वितीय के समय ये गया था विजयनगर में। कहाँ गया था? विजयनगर गया था। और विजयनगर का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया है। ये बताता है कि देवराय द्वितीय के समय विजयनगर में 300 बंदरगाह थे। क्या बताता है? 300 बंदरगाह थे। और विजयनगर की प्रशंसा करता है, विजयनगर जैसा अद्भुत नगर ना तो पहले कानों से सुना गया है, ना तो आंखों से देखा गया है। अगर ये पूछता है यह बात किसने कही है, तो कौन कहता है? अब्दुल रज्जाक। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपी टीजीटी के वर्ष 2005 की दूसरी क्लास के प्रश्न संख्या 33 को देखिए। आप निश्चित तौर पर मानिए क्लियरिटी आपकी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? आगे चलिए। प्रश्न है 45, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? विकल्प 1 है 370 ईसा पूर्व, 2 है 275 ईसा पूर्व, 3 है 327 ईसा पूर्व, 4 है 400 ईसा पूर्व। ये रिपीट क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसका उत्तर है 326 ईसा पूर्व में इसने सिंध नदी को, किस नदी को? सिंधु नदी को ना पार करके भारत पर आक्रमण किया। इसमें 327 ईसा पूर्व विकल्प में है। यही उत्तर सही होगा। और इसको भी आपको प्लेलिस्ट पे जा करके वर्ष 2005 के इस पहले ही 9 से पहले 5 का पेपर हुआ था कि दूसरी क्लास के प्रश्न संख्या 24 में जाइए, आपकी स्पष्टता बढ़ जाएगी इस प्रश्न को लेकर के। अगला है बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? 46 प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। नंबर 1 विकल्प है सुत्त पिटक, नंबर 2 है विनय पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक, नंबर 4 है जातक कथा। ये कह रहा है कि दार्शनिक विवेचन की बात हो रही है, तो आइए इसको समझा जाए। बौद्ध साहित्य की बात हो रही है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में पाली में लिखे गए हैं त्रिपिटक, त्रिपिटक। और इसके जो है 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं, जिनके नाम हैं, क्या नाम है? सुत्त पिटक, और क्या है? विनय पिटक, और क्या है? अभिधम्म पिटक। तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। समझ गए? देखिए सुत्त पिटक में क्या है? धर्म के उपदेश हैं। विनय पिटक में क्या है? आचरण के नियम हैं। आचरण के नियम हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत हैं। समझ गए? सुत्त पिटक में धर्म के उपदेश हैं, विनय पिटक में आचरण के नियम हैं, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। इन्हें यह भी कह सकते हैं, यह जो है धर्मशास्त्र है ना, विनय पिटक आचार शास्त्र है, और अभिधम्म पिटक दर्शन शास्त्र है ना। अब आपको क्लियर हो गया ना कि दार्शनिक नियम, दार्शनिक सिद्धांत कहाँ दिए हैं। तो आप तुरंत जाएंगे, उत्तर कहाँ लगाएंगे? अभिधम्म पिटक पे। अब आइए इसको और समझ लें कि और क्या चीजें यहाँ से बन सकती हैं, तो उसको हम लोग जो है तेजी से समझते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जो पाली भाषा में रचित है। ये त्रिपिटक हैं। अभी बात हुई सुत्त पिटक, विनय पिटक और
अभिधम्म पिटक बात हुई ना। सुत्त पिटक, सुत्त का अर्थ होता है धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, बात हो गई। इसके 5 निकाय हैं, इन्हें 5 निकायों में विभाजित किया गया है सुत्त पिटक को। कौन कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पिटक, इसमें भिक्ष और भिक्षुओं के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार नियम संग्रहित है ना, आचार शास्त्र है। इसके निम्नलिखित भाग हैं पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, खंथक और परिवार। तीसरा और अंतिम है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। कौन कौन से? धम्म संगण, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति, कथावत्थु, यमक तथा पठान। अब देखिए ये जो प्रश्न था इसके संबंध में आपके मन में अब कोई भ्रम नहीं होगा, आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। प्रश्न है 47, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? विकल्प 1 कनिष्क, विकल्प 2 बिंबिसार, विकल्प 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विकल्प 4 अशोक। बताइए चरक किसके शासक दरबार में रहते थे? चरक जो है विकल्प 1 इसमें सही है, कनिष्क के राजवैद्य थे। क्या थे? राजवैद्य थे। इन्होंने एक जो है चिकित्सा शास्त्र पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता, जिसमें क्या है? विभिन्न प्रकार की बीमारियों, व्याधियों और उनके उपचार, बीमारियों एवं इलाज, उपचार के बारे में बताया गया है। ये चरक क्या थे? चरक क्या थे? फिजिशियन थे, फिजिशियन थे। कब थे? कनिष्क के समय। और सुश्रुत का नाम सुना होगा, जो गुप्तकालीन विभूति थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा है, वो सर्जन थे। समझ रहे हैं? आपने देखा हो बोर्डों पर डॉक्टर लिखते हैं ना फिजिशियन एवं सर्जन, तो फिजिशियन थे चरक और सर्जन थे सुश्रुत, जो शल्य क्रिया के विशेषज्ञ थे। इसके बारे में आइए देखते हैं और साथ में भी देख लेंगे कि कनिष्क के समय में और कौन कौन सी विभूतियां थी जिनके बारे में प्रश्न बन सकता है। कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता महर्षि आत्रेय के उपदेशों पर आधारित है, जिसमें अनेकों रोगों के लक्षण एवं चिकित्सा का वर्णन है। चरक मूलतः पंजाब के निवासी थे, वैशंपायन मुनि के शिष्य थे। कनिष्क के दरबार में ये हो गया चरक के बारे में जो हमारा प्रश्न था, उसका उत्तर भी मिल गया। अब कनिष्क के दरबार में अनेक विद्वान, समझ रहे हैं, रहते थे, जिसमें अश्वघोष, वसुमित्र, संघरक्ष, नागार्जुन, पार्श, मातचेट आदि हैं। अश्वघोष जो है कनिष्क के राज कवि थे, वो राजवैद्य थे, तो अश्वघोष क्या थे? राज कवि थे। वह एक प्रसिद्ध नाटककार, कवि, संगीतकार एवं दार्शनिक था। उसकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट तथा वाल्टेयर से की जाती है। प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि मिल्टन से किसकी तुलना की गई, कांट से किसकी तुलना की गई, वाल्टेयर से किसकी तुलना की गई, तो कौन है? अश्वघोष हैं। उसने संस्कृत भाषा में 2 महाकाव्य, कौन कौन से? बुद्धचरित और सौंदरानंद, तथा एक नाटक सार्यपुत्र प्रकरण। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सार्यपुत्र प्रकरण ऊपर के दोनों महाकाव्य हैं। सार्यपुत्र प्रकरण क्या है? नाटक है। इसकी विषय वस्तु क्या है? बुद्ध चरित में बुद्ध के जीवन का विवरण है। सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरनंद के सन्यासी होने का वर्णन है। और सार्यपुत्र प्रकरण में बुद्ध के शिष्य सार्यपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की संपूर्ण कथा का वर्णन है। समझ गए? वसुमित्र कनिष्क के समय संपन्न, इनके समय जो है कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे।
इनके द्वारा विभाषा शास्त्र नामक बौद्ध त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा गया। विभाषा शास्त्र लिखा है, वो है क्या? त्रिपिटकों पर भाष्य है। किसने लिखा है? वसुमित्र ने। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना कर शून्यवाद का प्रतिपादन किया। समझ गए? ये पूछता है शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? प्रज्ञा पारमिता सूत्र किसकी पुस्तक है? कनिष्क के पुरोहित संघरक्ष था। संघरक्ष क्या थे? कनिष्क के पुरोहित थे। हम चरक के साथ में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन सबके बारे में जान लिए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है 48, इंडिका का लेखक कौन था? जस्टिन, मेगास्थनीज, अल्बरूनी और स्टेबो। तो हुआ क्या था? मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य ना। इनका जो है यूनान के जो है सेनापति से सेल्यूकस निकेटर, इनसे हुई संधि, और इस संधि की शर्तों में था कि एक जो है यूनानी राजदूत मगध में आएगा, और यूनानी राजदूत के रूप में आए जो है कौन? मेगास्थनीज। यूनानी राजदूत के रूप में कौन आया? मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज ने जो है जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है इंडिका है, और इस इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न था इंडिका का लेखक कौन है? उत्तर है मेगास्थनीज, विकल्प 2। अब मेगास्थनीज की जो इंडिका है तो संपूर्ण रूप से मिली कि इसके उद्धरण प्लिनी, स्टेब्रो, एरियन, जस्टिन इन सब में मिलती है। इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है, और जानने के लिए आपको क्या करना है? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के टीजीटी प्लेलिस्ट पे जाइए। देखिए वर्ष 2004 की जो निरस्त परीक्षा थी पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, चाहे 2004 की पुनर्परीक्षा की तीसरी क्लास का 60 देख लीजिए। यहाँ पर आपको जो है मेगास्थनीज के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? नंबर 1 बाल विवाह, नंबर 2 सती प्रथा, नंबर 3 पर्दा प्रथा, नंबर 4 बहुपत्नी प्रथा। देखिए बाल विवाह भी प्रचलित नहीं था, सती प्रथा भी प्रचलित नहीं थी, पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। बहुविवाह के संबंध में यह था कि सामान्य लोग जो है एक विवाह करते थे, कुलीन जो थे वो एक से अधिक विवाह कर सकते थे, इसलिए बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। लेकिन पूछ रहा कि क्या प्रचलित नहीं थी? तो आप देखिए सती प्रथा और पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, इसके बारे में बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन बाल विवाह के बारे में मिलता है कि 16 से 17 वर्ष होने पर ही कन्याओं का विवाह किया जाता था। कन्याओं के विवाह से उनकी इच्छा भी जानी जाती थी वर के बारे में, साथ में स्वयंवर भी होते थे ना। ये सब बहुत क्लियर मिला है। ठीक है, अगर इन चारों में कोई विकल्प आपको लगाना है तो आपको बाल विवाह लगाना होगा, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट जानकारी मिलती है, क्लियर कट मिलती है कि बाल विवाह प्रचलित नहीं था। समझ गए? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? विकल्प 1 सादत अली, विकल्प 2 नसीरुद्दीन, विकल्प 3 नसीरुद्दौला, विकल्प 4 वाजिद अली शाह। ठुमरी के जो जनक हैं वे थे वाजिद अली शाह। यही जो है अवध के अंतिम नवाब थे, जिनको 1856 में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन के आरोप में गद्दी से हटाया गया था। आइए
देखते हैं। वाजिद अली शाह 1847 से 56 तक अवध का अंतिम नवाब था। इसके शासनकाल में 1854 में आउटरम की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसको आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को हड़प लिया। ये हो गया वाजिद अली शाह के बारे में। वाजिद अली शाह को पेंशन देकर निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया। उसके बाद उनके पुत्र बिरगिस कादिर को उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 में नवाब घोषित करके 1857 के विद्रोह की शुरुआत कर दी। वाजिद अली शाह संगीत विधा ठुमरी के जन्मदाता माने जाते हैं। कहा जाता है जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा करके वजीर वाजिद अली शाह को निर्वासित किया, तब उन्होंने एक ठुमरी गाई थी, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। ठुमरी गाते हुए अपनी रियासत से रुखसत हुए, अपनी रियासत से विदा हुए थे। क्या? बाबुल मोरा नैहर छूटल जाए, जैसे ठुमरी गाते हुए। आगे चलें। प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विकल्प नंबर 1 1884 ईस्वी में, 2 1885 ईस्वी में, 3 1886 ईस्वी में, 7 है 1887 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर ना, ब्लैक कर देते हैं, 1885 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। बम्बई में कहाँ हुई थी? गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। यहाँ पर जो है प्रारंभिक रूप से 72 कितने लोग 72 सदस्य उपस्थित हुए थे। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक ये थे एओ ह्यूम। क्या थे? एओ ह्यूम थे, जो आईसीएस से रिटायर्ड एक अंग्रेज अधिकारी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे WC बनर्जी। इनको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। और इसको और ज़्यादा समझना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्ले लिस्ट में जाइए। वर्ष 2004 की जो निरस्त परीक्षा है उसकी दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, स्पष्टता आपकी और बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? प्रश्न है 52, कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? विकल्प 1 1921 ईस्वी में, विकल्प 2 है 1922 ईस्वी में, विकल्प 3 है 1924 ईस्वी में, विकल्प 3 है 1923 ईस्वी में। तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना जो है 1924 ईस्वी में, विकल्प 3 इसमें सही है। सत्यभक्त ने, किसने? सत्यभक्त ने कानपुर में की। समझ रहे हैं? अब इसको और क्लियरिटी से समझ लिया जाए ना। सत्यभक्त ने 1 सितंबर 1924 में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। इस समय और कौन थे? मौलाना हसरत मोहानी, BM जोशी, पंडित राम गोपाल एवं रमाशंकर अवस्थी उपस्थित थे। इन लोगों का सहयोग था। अब जो साम्यवादी दल बना, उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, संपूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लक्ष्य के अलावा पार्टी ने अपना प्रेरणा स्रोत राष्ट्रवाद को बनाया और घोषणा की कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई संबंध नहीं रहेगा। एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से अपने संबंध विच्छेद की बात की। 1 दिसंबर 1925 को कानपुर में पहला साम्यवादी कॉन्फ्रेंस आहूत किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिस्ट राष्ट्रवादियों एवं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के समर्थकों पक्षकारों में मतभेद हो गया और राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट के पक्षकार मान सत्यप्रकाश एवं अन्य अल्पमत में हो गए। अंततः विजयी पक्षकारों ने विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को संगठित करके 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और उसका मुख्यालय कानपुर के स्थान पर बम्बई स्थानांतरित कर दिया।
इसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने मान्यता प्रदान की। इसी सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान स्वीकार करते हुए उसके 3 मुख्य उद्देश्य घोषित किए गए। क्या थे? भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाना, ब्रिटिश सत्ता का उन्मूलन करना, भारत में सोवियत संघ जैसी सरकार की स्थापना करना। अब आप चीजों को समझ गए होंगे, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? नंबर 1 विकल्प है विष्णुगुप्त, नंबर 2 है बाणभट्ट, नंबर 3 है विशाख दत्त, नंबर 4 है भारवी ना। इसमें देखिए मुद्रा राक्षस की रचना की है विशाख दत्त ने, इसलिए विकल्प 3 सही है। विशाख दत्त क्या थे? एक गुप्त कालीन विभूति हैं और इनकी जो रचना मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। इनकी एक रचना और है बहुत प्रसिद्ध, उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्तम। ये रचना है विशाख दत्त की। इसमें जो है गुप्त शासक रामगुप्त, गुप्त शासक रामगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। विष्णुगुप्त कौन थे? चाणक्य हैं जिनका अर्थशास्त्र है। और लोगों के बारे में जान जाते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। नाटक मुद्रा राक्षस गुप्त कालीन विभूति विशाख दत्त का है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन बात हो गई, ये भी बात हो गई। बाणभट्ट हर्ष के समय में थे, इनका हर्ष चरित्र है, कादम्बरी है प्रसिद्ध। कालिदास ना चंद्रगुप्त द्वितीय के राजसभा में थे। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम ना इनकी रचनाएं हैं। भारव उसमें विकल्प में थे। कालिदास के समकालीन एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है, जिसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई? महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शंकर जी के भगवान के बीच शिव और अर्जुन, शिव जो है किरात के भेष में रहते हैं, संवाद का वर्णन है। अब हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है का 54, निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय, चाणक्य और कनिष्क दिया है, इनको सजाना है। अब देखिए कलिंग युद्ध कब हुआ था? अशोक के 13वें ना शिलालेख से पता चलता है उसके जो है राज्यारोहण के 8वें वर्ष ना कलिंग युद्ध हुआ था। राज्यारोहण हुआ था 269 बीसी में, ईसा पूर्व में। 8वें वर्ष माने 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व हो गया ना। ये कितना हो गया? 261 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 375 ईस्वी से एडी से 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। चाणक्य किसके समय है? चाणक्य हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इनका जन्म हुआ था 375 बीसी में, समझ रहे हैं। और कनिष्क ने 78 एडी में सिंहासन ग्रहण किया और शक संवत को प्रारंभ किया था ना। अब आप देखो इसमें सबसे पुराने कौन है? जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय है चाणक्य, मतलब सी है। उसके बाद अशोक के समय कलिंग युद्ध होता है 261 में, ए है। उसके बाद देखिए कनिष्क हैं मौर्योत्तर काल में 38 एडी, डी हैं। उसके बाद 375 से 415 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, जिन्होंने देवगुप्त, शक्रादित्य बहुत सी उपाधियां हैं, CADB। देखिए विकल्प 2 में आइए, CADB प्रत्यक्ष है, उपस्थित है, यही आपका सही उत्तर है। समझ गए? आगे आइए, प्रश्न है 55, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था
किसने कहा था? हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, ये पहले तो ये किसके बारे में कहा था ना? यह बात कही गई थी गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, और उनके अहिंसा के प्रयोग या अहिंसा के टैक्टिस से प्रभावित होकर कही गई थी। और यह बात कहा था उस समय के सबसे बड़े विद्वान, आज भी सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसलिए विकल्प एक सही है आइंस्टीन का। आइए इसको देख लेते हैं। गांधी जी के 70वें जन्मदिन पर 1939 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक वक्तव्य जारी किया। क्या कहा? अपने लोगों का एक नेता किसी भी बाह्य ताकत के द्वारा असमर्थित, एक राजनीतिज्ञ जिसकी सफलता तकनीकी उपकरणों और कलाबाजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व की विश्वसनीय क्षमता पर निर्भर है, एक विजयी योद्धा जिसने ताकत के इस्तेमाल से हमेशा नफरत की, एक बुद्धिमान एवं विनम्र इंसान जो सुलझी हुई और अटल बारंबारता के साथ कार्य करता है, जिसने अपनी सारी ऊर्जा को अपने लोगों को उत्थान में, उनको सर्वस्व की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है, एक इंसान जिसने यूरोप की क्रूरतापूर्ण निर्दयता का साधारण मानव गरिमा से डट कर सामना किया है और इस तरह हमेशा उच्चता और उत्कृष्टता के साथ उभरा है। ये देखिए, आने वाली पीढ़ियां बहुत संभव है या बहुत मुश्किल से विश्वास करेंगी इस तरह से किसी मांस और खून से, हाड़ और मांस से कभी धरती पर चहलकदमी की होगी। generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth, said of महात्मा गांधी। समझ गए? ये है अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय, इन्हीं का कथन है। समझ गए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मुंतखब उल तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। विकल्प एक है मिर्जा मोहम्मद कासिम, 2 है अब्दुल कादिर बदायनी, 3 है इनायत खां, 4 है अबुल फजल। तवारीख, मुंतखब तवारीख को कहते हैं हिंदुस्तान का, क्या कहते हैं? हिंदुस्तान का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, आम इतिहास। मुंतखब तवारीख को कहते हैं हिंदुस्तान का आम इतिहास, जिसमें जो है महमूद गजनबी के काल से, किसके? महमूद गजनबी के समय से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है। चालीसवें वर्ष तक का इतिहास है। इसकी रचना की थी किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, इसलिए विकल्प 2 सही है। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की बहुत आलोचना भी करता है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना है आपको? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट यूपी टीजीटी वर्ष 2005 की पहली क्लास का क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उसमें सांगोपांग विवरण आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 57, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? विकल्प 1 है मई 1943, 2 है अगस्त 1943, 4 है जुलाई 1944, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। उसके बाद सरकार ने कार्रवाई की, सबको जेल में डाल दिया ना, और दमनात्मक रुख अपनाया
और इसके बावजूद गांधी जी या आंदोलनकारियों ने कभी इसको स्थगित नहीं किया था, अभी तो उसको जो है दमन किया गया, इसको दमन किया गया, कुचला गया इस आंदोलन को। इसलिए अगर ये कहा जा रहा है कि वह स्थगित किया गया, तो स्थगित कभी नहीं किया गया, बल्कि इसको जो है कठोर कार्रवाई करके समाप्त किया गया, अंग्रेजों ने समाप्त किया। इसलिए इनमें से कोई विकल्प नहीं, ये सही है। हाँ, लेकिन इतना आपने जाना तो आपको भी जानना पड़ेगा ना कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन किस जेल में गए, फिर रेडियो चला, गुप्त रेडियो चला, उसको किसने चलाया, फिर कैसे समझौता हुआ, इन सबको आपको समझना है। तो फिर से जाइए प्लेलिस्ट में, वर्ष 2005 के तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए। विस्तार से भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में पूरी जानकारी और पूरी सटीक जानकारी दी गई है, उसको देखिए। आइए, क्वेश्चन है 58, ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई? विकल्प 1 है 21 जून 1756, विकल्प 2 है 20 मई 1756, विकल्प 3 है 20 जून 1756, विकल्प 4 है 19 जून 1756। अब इसको समझिए, काल कोठरी घटना जिसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये है क्या, इसको समझा जाए। ये हुआ क्या था कि 1756, कितना, 1756 से 1763 यूरोप की समस्या को लेकर के जो है सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय। ये 7 वर्ष चला था, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध इसको कहते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी, कौन कौन? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी आमने सामने आए। चूंकि इन दोनों के हित भारत से भी जुड़े थे, इनके बंदरगाह थे, गोदाम थे, तो अतः संभावना थी कि यह युद्ध जो है भारत में ना हो जाए। अतः दोनों लोगों ने क्या किया, अपना जो किला था ना, उसकी जो है फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, समझ रहे हैं। तो किले के चारों ओर दीवार वार बनाने लगे सुरक्षा की दृष्टि से। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में शुरू कर दिया। अब जो है वहां नवाब थे उस समय, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है नवाब थे, इन्होंने मना किया, ठीक है, और ये तो मान गए फ्रांसीसी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। इन्होंने अपना किलाकरण बंद कर दिया फ्रांसीसियों ने, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। जब नहीं माने तो सिराजुद्दौला को मजबूर हो करके 4 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण करना पड़ा। जब कलकत्ता पर आक्रमण किए तो फोर्ट विलियम के जो गवर्नर थे, फोर्ट विलियम के गवर्नर थे कौन थे? ड्रेक। और सेनापति थे मिंचन। सेनापति कौन था? मिंचन। ये सब भाग के चले गए फुल्टा द्वीप में ना। फुल्टा जो है ज्वारग्रस्त द्वीप था, जहां पर अक्सर अंग्रेज भाग जाया करते हैं जब उनको संकट उत्पन्न होता था। वो कहाँ चले जाते थे? फुल्टा चले जाते थे, क्योंकि वहां पर जिनकी नौसेना मजबूत होगी वही जा सकता था, और भारतीयों की नौसेना मजबूत नहीं रहा करती थी। जब फुल्टा द्वीप चले गए तो उसके बाद जो है कलकत्ता में बचे हालवेल। हालवेल ने जो है अंग्रेजी सेना के साथ में जो सेना बची थी, नवाब का मुकाबला किया। युद्ध किया, और यह युद्ध हुआ था 20 जून
1756 में। इस युद्ध में जो है हालवेल सहित जो है 143 सैनिकों को कैदी बना लिया गया और इनको कैदी बना करके कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम में एक जो है कमरे में रखा गया, जिसकी लंबाई कितनी थी 18 फीट थी और चौड़ाई कितनी थी 14 फीट और 10 इंच। अब समझिए 143 लोगों को रखना है और 18 और 14 की लंबाई चौड़ाई वाला कोठरी है। जब इनको रखा गया इसमें से 123 ढेर हो गए, 123 लोग मर गए, केवल 23 लोग बचे। बाद में जब नवाब सिराजदौला को बताया गया तो इनको भी छोड़ दिया गया, छोड़ने का आदेश दिया गया। यह जो जानकारी है, ये हालवेल जो थे जीवित बचे थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एलाइव द वंडर। पुस्तक का क्या नाम था? एलाइव द वंडर। इसमें इसका वर्णन किया और इसको लेकर के सिराज को बहुत आलोचना की गई, अमानवीय बताया गया और अंग्रेजों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बंगाल में अपने कब्जे के लिए इसका दोष बार बार मढ़ते रहे। अब देखिए हमारा जो प्रश्न था कि कब जो है हुई थी, कब हुई थी? 20 जून 1756 में हुआ था इसको। और इसके लिए देखिए पहले भी आ चुका है क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो आपको जाना है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर की प्ले लिस्ट में यूपीटीजीटी वर्ष 2004 के जो निरस्त परीक्षा थी दूसरी क्लास के 22 में जाइए, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अगला है क्वेश्चन, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? नंबर 1 अकबर, नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 3 शाहजहां, नंबर 4 औरंगजेब। देखिए दक्षिण का जो नासूर है ना, एक कथन है, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, फ्रांस का नेपोलियन ना, नेपोलियन। इसने क्या किया? स्पेन पर अधिकार किया। जब अधिकार किया तो वहां पर स्वतंत्रता युद्ध शुरू हो गया। इससे जो है नेपोलियन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसका जो है पतन हुआ। तो नेपोलियन ने ही कहा था, स्पेन के जो है नासूर ने उसका पतन सुनिश्चित कर दिया। उसी तरह से दक्षिण में जो है बीजापुर हुआ, गोलकुंडा हुआ, इन सबको मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए, समझ रहे हैं, मिलाने के लिए फिर उधर मराठों से संघर्ष में मुगल साम्राज्य का जो पूरी शक्ति थी वो क्षीण हुई, कमजोर हुई। तो इसीलिए कहा जाता है जिस तरह से स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी तरह से दक्षिण के नासूर में अल्सर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। इसमें विकल्प देखिए 4 क्या है? औरंगजेब है। अब कैसे नासूर बना, आइए उसको समझते हैं। चलिए, औरंगजेब ने दक्कन नीति के अंतर्गत 22 सितंबर 1686 में बीजापुर और अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिला लिया। एक प्रश्न बनता है, बीजापुर को किसने मिलाया, कब मिलाया मुगल राज्य में? गोलकुंडा को किसने मिलाया, कब मिलाया मुगल साम्राज्य में? एक प्रश्न बनता है। इसके बाद 1689 में मराठा शासक संभाजी को भी पराजित कर बंदी बना लिया। कुछ समय बाद उनको मृत्युदंड दे दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मुगलों ने दक्षिण में अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए, लेकिन जहां मुगल साम्राज्य इस विस्तार से अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया, वहीं उसके पतन का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। मुगलों ने दक्षिण विजय के लिए विशाल सेना का निर्माण किया, जिसे बनाए रखने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ी। लगभग 1 शताब्दी तक दक्षिण में संघर्ष होता रहा और इस क्रम में मुगलों को धन एवं जन की क्षति उठानी पड़ी। आर्थिक साधन जुटाने के लिए करों का बोझ बढ़ाया गया, जिससे प्रजा में असंतोष फैला और विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह फैल गए। दक्कन की गतिविधियों ने औरंगजेब दक्कन में सक्रिय होने के कारण
औरंगजेब बहुत दिनों तक उत्तर भारत से दूर रहा, इससे उसकी उत्तर भारत में जो शासन व्यवस्था थी उस पर पकड़ ढीली हो गई। कोई भी होगा नहीं रहेगा, पकड़ ढीली होगी। दक्कन में मुगल साम्राज्य के विस्तार से मुगल क्षेत्र मराठा आक्रमण के लिए खुल गया। इससे उन क्षेत्रों में मुगल जागीरदारों को राजस्व वसूली में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप अनेक जागीरदारों ने मराठों के साथ गुप्त संधियां की, जिससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची। दक्कनी विजय से बहुत से दक्कनी सरदारों को मुगलों की सेना में खपाना पड़ा। फलतः बेजागिरी के रूप में प्रशासनिक अव्यवस्था भी फैली। बेजागिरी, इन्हीं आधारों पर यह कहा जाता है कि जैसे स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, वैसे दक्षिण का नासूर औरंगजेब को। इसी से मिलती जुलती बात एस.आर. शर्मा इतिहासकार कहते हैं, दक्षिण औरंगजेब के लिए एक कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। अब जब 1707 में उसे वहां दफनाया गया तो न केवल सम्राट की लाश थी बल्कि अन्य कई चीजें भी कब्र के नीचे दब गई। अब दक्षिण का मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में जो बातें हैं आप समझ लिए हैं। तो जो है प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? विकल्प एक बीरबल, विकल्प अब्दुल रहीम, विकल्प राजा भगवान दास, विकल्प राजा मानसिंह। अकबर के नवरत्न थे ना, नवरत्नों का नाम सुना होगा। नवरत्नों में एक थे अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खां के पुत्र थे, जो अकबर के वकील थे, बैरम खां के पुत्र थे। इनका उपनाम रहीम था। आप लोगों ने रहीम के दोहे पढ़े होंगे ना, रहीम के दोहे पढ़े होंगे। तो यही अब्दुल रहीम जो हैं ये हिंदी के जो है और राजस्थानी के भी विख्यात कवि थे, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में थे। इनका उपनाम रहीम था। वे अरबी, फारसी और तुर्की के समान विद्वान होने के साथ ही संस्कृत के प्रथम श्रेणी के विद्वान, हिंदी तथा राजस्थानी के श्रेष्ठ कवि थे। रहीम के दोहे पूरे भारत में विख्यात थे। वे तुलसीदास के मित्र थे, उनसे पत्र व्यवहार करते थे। इन्होंने, अब्दुल रहीम खान खाना ने संस्कृत में खेटू कोटिकत नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। प्रसिद्ध सूफी संतों के जीवन वृत्तांत है नफासत उल उन्स, उसकी एक कॉपी तैयार की, प्रति तैयार की। समझ रहे हैं? ये बैरम खां के पुत्र थे। 1627 में इनकी मृत्यु होने पर दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती में इनको दफनाया गया। इन्हें एक उपाधि अपने युग का भोज की भी उपाधि इनको प्राप्त थी। समझ गए? आगे चलें। चलिए, वाकियात बाबरी है। नंबर 1 बाबर के फरमानों का संग्रह, नंबर 2 है बाबर का जीवन चरित्र, नंबर 3 है बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा, बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। वाकियात बाबरी है क्या? बाबर की एक आत्मकथा है। ये लिखी गई चगताई तुर्की में ना लिखी गई है, जिसको आप कहते हैं बाबरनामा, ये जिसको कहते हैं तुजुक ए बाबरी। सुना है ना सब लोगों ने नाम ना, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। इसी को ही वाकियात बाबरी भी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न में विकल्प नंबर 3 है बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है वाकियात बाबरी, इसलिए विकल्प नंबर 3 इसमें सही है। और यूपीटीजीटी के प्लेलिस्ट पर जाइए। वर्ष 2004 की जो पुनर्परीक्षा हुई है तीसरी क्लास के 44 पर तुजुक बाबरी बाबरनामा, उसका अनुवाद मैडम बेवरीज और उसकी विषय वस्तु, इन सब के बारे में आपको बेहतर तरीके से जानकारी मिल जाएगी। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सुधार। शेर शाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है।
आइए इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। शेर शाह के शासनकाल का महत्व उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को लेकर है। उसका शासनकाल 1540 से 45 5 वर्ष तक रहा। सत्ता में आने के बाद उसके समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न नव स्थापित अफगान जो राज्य उसने बनाया था को सुदृढ़ एवं अस्थायी बनाना था। इसके लिए दो बातें आवश्यक थी। प्रथम क्या थी? नव स्थापित वंश के लिए प्रजा में निष्ठा एवं समर्थन की भावना का विकास करना ना जरूरी था, तथा द्वितीय क्या था? एक सुदृढ़ प्रशासन तंत्र को संगठित करना। इसी पृष्ठभूमि में प्रशासनिक सुधारों को देखा जा सकता है। उसके जो प्रशासनिक सुधार थे उसके दो उद्देश्य थे, एक साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना, दूसरा अपने नव स्थापित जो वंश था उसको सुदृढ़ बनाना था। शेर शाह के प्रशासनिक सुधार प्रबुद्ध शासन के आदर्श से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे? प्रबुद्ध शासन के आदर्श से। क्यों? क्योंकि राज्य के हित की रक्षा एवं प्रजा के उद्धार के उपाय दोनों को समान महत्व देता था। राज्य का हित भी बचा रहे, संरक्षित रहे और प्रजा का उद्धार भी हो। शेर शाह की प्रशासनिक प्रणाली में निरंतरता, पुनरुद्धार एवं परिवर्तन तीनों के लक्षण दिखाई देते हैं। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो लक्षण दिखेंगे। प्रशासनिक संगठन में शेर शाह ने सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन को बनाए रखा। इसके अंतर्गत सुल्तान शासन सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु था, इसको तो माना। एक निरंकुश शासक के रूप में राज्य करता था, किंतु शेर शाह की निरंकुशता प्रबुद्ध निरंकुशता थी। प्रबुद्ध क्यों थी? क्योंकि जनता के हितों का वह ध्यान रखता था। केंद्रीय प्रशासन को चलाने वाले 4 निम्नलिखित विभाग थे। दीवाने वजारत, यह लगान एवं वित्त संबंधी मामलों का विभाग था, इसका प्रधान वजीर था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, इसका प्रधान आरिस था। रिवीजन हो रहा है। दीवाने इंसा सचिवालय था, इसका प्रधान कौन था? दबीर था। दीवाने रिसालत धार्मिक मामलों का विभाग था, जिसका प्रधान सद्र था ना, सद्र था। उसी के अधीन दीवाने कजा था, जिसका प्रधान काजी होता था, जो न्यायिक मामलों का विभाग था। शेर शाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेर शाह के अधीन सरकार सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, कानूनगो कहते हैं। वहीं पर परमात्मा शरण अग्रवाल कहते हैं प्रांतों का उल्लेख करते हैं, और प्रांतों को शीर्षस्थ अधिकारी हाकिम, कहीं पर उन्हें अमीन या फौजदार भी कहलाते थे। तो एक बार प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया है कि शेर शाह सूरी के समय जो प्रांतों का प्रशासन कौन देखते थे, उसमें विकल्प हाकिम था, इसको ध्यान रखिएगा। शेर शाह ने सरकार एवं परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन को पहली बार समरूपी ढंग से संगठित किया। अंडरलाइन करिएगा। प्रत्येक सरकार में 2 अधिकारी होते थे। कौन कौन? एक सिकादारान जो कानून एवं व्यवस्था की देखरेख करता था। दूसरे थे मुंसिफे मुंसफान जो लगान संबंधी मुकदमों की देखभाल करते थे। एक लगान का देखता था, कानून व्यवस्था को देखता था। प्रत्येक परगना में 3 अधिकारी थे। कौन कौन से? सिकदार, अमीन और मुंसिफ। सिकदार क्या करते थे? कानून एवं व्यवस्था को देखते थे। अमीन क्या करते? लगान की वसूली की देखते थे। और मुंसिफ क्या देखते थे? मुकदमों की देखभाल करते थे। परगना के अंतर्गत ग्राम होते थे। प्रत्येक गांव में पटवारी और कानूनगो होते थे, जो लगान की वसूली में अमीन की सहायता करते थे। महत्वपूर्ण बात आई है, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर गांव में मुकद्दम या मुखिया को उत्तरदायी माना जाता था, और अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहने पर उन्हें दंडित किया जाता था। और स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को उत्तम बनाए रखने में सहयोग किया। उसने स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत दे दिया, अगर चोरी होता है तो मुखिया को हम दंडित कर देंगे, इसलिए मुखिया उस चोरी से रक्षा करे सबकी। शेर शाह ने निष्पक्ष न्याय और मुकदमों में जल्द फैसले पर भी ध्यान दिया, और प्रशासन की जो सभी विशेषताएं बाद में अकबर द्वारा भी ग्रहण की गई। सैनिक सुधार, शेर शाह ने सेना में सुधार लाए, किंतु सैनिक सुधारों में मौलिकता नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो भी चीजें प्रारंभ की गई थी उसको उन्होंने अपना लिया। क्या किया?
अस्थायी केंद्रीय सेना का निर्माण किया, जिससे सामंतों की सैनिक शक्ति एवं सुल्तान पर उनकी निर्भरता अस्थायी बनाएंगे, सामंतों निर्भरता खत्म हो जाएगी सुल्तान की। सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की, जिससे जागीरदारों की सख्त नियंत्रित हुई। घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था, ना दाग और चेहरा शुरू किया था, इसने क्या किया, दागने और हुलिया लिखने की व्यवस्था, जिससे सेना की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई और सैनिकों की राज्य के साथ धोखेबाजी की संभावना समाप्त हुई। अब देखते हैं राजस्व संबंधी सुधार। शेर शाह में सबसे अधिक महत्व इन्हीं सुधारों का है। उसने रैयतवाड़ी या जब्ती प्रणाली को लागू किया, जिसके अंतर्गत लगान का जो निर्धारण था भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। उसने असद खां की सहायता से राज्य में कृषि योग्य भूमि की माप कराई और भूमि को मापने के लिए उसने गज सिकंदरी का प्रयोग किया। पूछता है गज सिकंदरी किसने जो है प्रारंभ किया था। प्रत्येक किसान को पट्टा प्रदान करके उसके अधिकारों को जमींदारों मध्यस्थ भूमिपतियों के शोषण से मुक्त किया जाता था। सरकार पट्टा देती थी और किसान सहमति देते, जिसे कबूलियत कहते हैं। एक बार प्रश्न पूछा है, पट्टा और कबूलियत किसने प्रारंभ किया ना। उसने उपज का 1/3 भाग लगान के रूप निर्धारित किया, लेकिन इसके पूर्व कृषि योग्य भूमि को 3 श्रेणियों में विभक्त किया, उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम, मध्यम और निम्न तीनों श्रेणियों का औसत निकाल करके उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया गया। किसानों को नकदी या अनाज किसी एक माध्यम से लगान देने की छूट थी, लेकिन नकदी लगान को प्राथमिकता दी जाती थी। लगान के निर्धारण में नरमी बरती गई, लेकिन वसूली ठीक समय पर कड़ाई के साथ की जाती थी। केवल प्राकृतिक प्रकोप होते थे तब लगान वसूली में शिथिलता बरती जाती थी। शेर शाह के राजस्व सुधारों से किसानों को राहत मिली, राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, जागीरदारों एवं जमींदारों के प्रभाव में कमी आई। आर्थिक सुधार क्या किया, वो तो राजस्व संबंधी सुधार थे। शेर शाह का शासनकाल आर्थिक सुधारों के लिए उल्लेखनीय है। उसने राज्य में एक ही मुद्रा प्रणाली एवं माप तौल के उपकरणों को लागू किया। एक मुद्रा प्रणाली रहेगी, एक ही माप तौल के उपकरण रहेंगे। उसने पुराने घटिया सिक्कों की जगह शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए और रुपए के छोटे हिस्से के लिए भी सिक्के जारी किए। शेर शाह ने सोने का दिनार या अशरफ जो 167 ग्रेन, चांदी का रुपया जो 180 ग्रेन, तांबे का दाम जो 380 ग्रेन एवं पैसा चलाया। शेर शाह के काल में एक अशरफ जो है, एक जो अशरफ है मतलब दिनार जो ना, ये बराबर होता था 64 दाम के, या बराबर होता था 9 रुपए के। मतलब एक जो दिनार था वो 64 दाम के बराबर था, एक जो दिनार था, एक अशरफ था, वो 9 रुपए के बराबर भी था। स्मिथ के अनुसार 1540 में प्रारंभ रुपए, मतलब शेरशाह सूरी के समय जो रुपया प्रारंभ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 तक बनाए रखा, जो कि वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा का आधार बना। उसके सिक्कों पर अरबी और देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। उसने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए चुंगियों की दर निर्धारित की, राहदारी जैसे करों को समाप्त किया। केवल 2 स्थानों पर ही चुंगियां ली जाती थी, एक उत्पादन या आयात केंद्र पर, दूसरा विक्रय केंद्र पर। जन कल्याणकारी कार्य भी किया उसने, बड़ी संख्या में सड़कों का निर्माण कराया ना। ये देखिए, सुनार गांव से पेशावर तक ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको बाद में अंग्रेजों ने नाम रखा, जो उत्तरापथ था पहले, सड़क आजम बनवाया उसने। दूसरी सड़क उसने आगरा से बुरहानपुर, तीसरी सड़क उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़, चौथी सड़क उसने मुल्तान से लाहौर तक बनवाई। उन सड़कों के किनारे निश्चित दूरियों पर सरायों का निर्माण किया ताकि यात्रियों को कठिनाई ना हो। डॉक्टर कानूनगो ने इन्हें साम्राज्य की धमनियां कहा है, सरायों को। शेर शाह ने प्रत्येक 4 मील पर और कुल 1700 सरायों का निर्माण कराया। प्रत्येक सराय का प्रमुख सिकदार होता था। सड़कों एवं सरायों के निर्माण से प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों में सहयोग मिला। इसके माध्यम से संचार एवं आवागमन सुविधाएं उपलब्ध हुई। डाक व्यवस्था का प्रचलन संभव हुआ।
वास्तव में शेर शाह का भारतीय इतिहास में विजेता से अधिक एक प्रशासक के रूप महत्व है। उसने प्रशासन के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाए, जिसका प्रभाव उसके शासन काल में ही नहीं अपितु मुगल प्रशासन में भी उसके अवशेष देखे जा सकते हैं। सम्राट अकबर ने बहुत सी चीजें अपनाई थी। समझ गए? आगे चलें। 63 है, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? विकल्प एक है दिल्ली के लाल किले का भवन, दूसरा ताजमहल, तीसरा है हीरा महल, चौथा है दिल्ली की जामा मस्जिद। इसमें विकल्प एक दिल्ली में जो लाल किला उसमें दीवाने खास है। उसकी सुंदरता को देखकर अमीर खुसरो की पंक्तियां बरबस याद आती हैं। यही है उसका उत्तर। दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास स्थित है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की पंक्ति भगवान भवन के वैभव का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। क्या है? गर फिरदौस बर्रुए जमीअस्त हमीअस्त यूं हमीअस्त यूं हमीअस्त, गर फिरदौस बर्रुए जमीअस्त हमीअस्त यूं हमीअस्त यूं हमीअस्त। समझ गए? तो दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास के बारे में ये बात है। इस तरह से हम लोगों ने जो है वर्ष 2009 में सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास में जो प्रश्न आए थे समाप्त कर लिए हैं। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी से निवेदन और सुझाव है कि गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्ले लिस्ट को भी देखिए और गवर्नमेंट स्टडी के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और अपना जो है फीडबैक लाइक और कमेंट के माध्यम से दीजिए। अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है, कोई अब नई चीज़ जानना चाहते हैं, वह भी कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको तत्काल उस सुझाव पर अमल करके नई चीज़ें आपको प्रदान करेंगे। फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के इस पूरी क्लास में बने रहें। नमस्कार।